हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे हमारी दुनिया का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। इसका बाकी का बचा हुआ हिस्सा। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी कि पृथ्वी जो है वह अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यह पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण, और पृथ्वी जब एक अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम कहते हैं परिभ्रमण। फिर हमने यह भी देखा कि परिक्रमण से दिन और रात बनते हैं और परिभ्रमण से मौसम बनते हैं। इसके बाद हमने जाना था ग्लोब के बारे में, और आज हम जानेंगे मानचित्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का अगला भाग, मानचित्र। हम ग्लोब को किताब में कैसे रखें? हमने देखा था कि ग्लोब जो है वह पृथ्वी का नमूना, प्रतिरूप या एक मॉडल होता है, और इसको हम किताब में कैसे रख सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमने मानचित्र बनाने शुरू कर दिए। कागज़ पर पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। हम एक कागज़ लेते हैं और उस पर पृथ्वी का चित्र बना देते हैं, जिसको हम मानचित्र या नक्शा कहते हैं। और इस कागज़ को हम किताब के अंदर या कॉपी के अंदर भी रख सकते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र है। अब मानचित्र या नक्शा क्या होता है बच्चों? यह एक प्लेन पेपर पर पूरी पृथ्वी का चित्र होता है या फिर पृथ्वी के किसी भाग का चित्र होता है। आपको याद भी होगा कि सानिया ने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में कैसे किया। अब एक संतरा लें, उसके छिलके को सावधानी से निकालें और एक मेज पर चपटे छिलकों को रखें। यह ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे पृथ्वी का नक्शा। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें भारत का नक्शा दिखाया गया है। बच्चों, यह है भारत का मानचित्र। ग्लोब के चारों ओर छपाई पेपर या ट्रेसिंग पेपर लपेटें। महाद्वीपों का रेखा चित्र खींचें और उस कागज को सपाट रखें, फैला करके रख लें। ग्लोब ने मानचित्र का रूप ले लिया है, और हम इस प्रकार हमने जो ग्लोब पे महाद्वीप दिखाए गए हैं उनको हमने एक सपाट कागज पर छाप लिया है, और अब यह मानचित्र बन गया है। ग्लोब की तरह मानचित्र पर भी पृथ्वी के एक एक अंश को नापकर छोटा करके दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसीलिए हम मानचित्र में अनुपात या स्केल लगाते हैं। जैसे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 किलोमीटर की दूरी दिखा सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर मानचित्र में हमने कोई दूरी नापी है 1 सेंटीमीटर, तो वह असली में 1000 किलोमीटर की दूरी होगी। आते हैं अब ग्लोब तथा मानचित्र के बीच में तुलना। चलिए अब हम इनके बीच में तुलना कर लेते हैं। मानचित्र, एक मानचित्र में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या देश हो। बच्चों, मानचित्र में क्या होता है, इसमें हम कोई से छोटे से भी इलाके को विस्तार से दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं, जबकि ग्लोब में ऐसा नहीं हो सकता। ग्लोब में हमें सारे विश्व को दिखाना ही पड़ता है। ग्लोब किसी एक देश, एक राज्य या एक सिटी या शहर का नहीं होता, वह पूरी दुनिया का होता है। मानचित्र में विश्व का कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। अब देखिए ग्लोब में क्या है कि ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है, और इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नक्शे की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा होता है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी है। अब बच्चों देखिए, ग्लोब को देख करके हमें पता चलता है कि पृथ्वी गोल होती है, ऊपर का हिस्सा कम चौड़ा होता है, बीच का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा होता है। लेकिन नक्शा तो बिल्कुल ऐसे सपाट होता है। इसको देख करके हमें यह नहीं पता चल सकता कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है, कि पृथ्वी वास्तव में है कैसी। यह तो हमें सिर्फ ग्लोब से ही पता चलता है। यहाँ हमने जाना कि कुछ विशेषताएं ग्लोब की हैं और कुछ विशेषताएं मानचित्र की हैं, और इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। चलिए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इसका पहला भाग है, ग्लोब किसे कहते हैं, इसका चित्र भी बनाइए। बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का ही मॉडल होता है। ये देखिए, यह ग्लोब का चित्र हमने बना दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। उत्तर है कि पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं
और पृथ्वी के सबसे नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह भी हमने अपने पाठ में पढ़ा था। आते हैं इसके तीसरे भाग पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? उत्तर है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, इसी से दिन और रात बनते हैं। प्रश्न का चौथा भाग देखिए, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है? उत्तर लिखेंगे कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। पांचवा भाग देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? हम उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी का पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। इसी से दिन और रात बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ पर दिन होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। प्रश्न का छठा भाग देखिए, ग्लोब और मानचित्र की तुलना करनी है और यह बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ग्लोब के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं, जिससे हम संपूर्ण पृथ्वी को देख सकते हैं, जबकि मानचित्र जो है वह सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का चित्र होता है और इसमें छोटे से छोटे क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है। दूसरा तुलना का यह है कि ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी है। ग्लोब को देख करके हमें पता चलता है कि पृथ्वी वास्तव में कैसी होती है, जबकि मानचित्र में ग्लोब की तुलना में पृथ्वी के ये भाग या क्षेत्र एक जैसे प्रतीत होते हैं। मानचित्र में हमें यह पता नहीं चलता कि पृथ्वी वास्तव में गोल होती है। सातवां देखिए, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है? इसका उत्तर है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को नक्शे पर नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए नक्शे पर उसके एक एक हिस्से को नापकर छोटा दर्शाया जाता है। नक्शे में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए नक्शे में दर्शाई गई हर 10 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 किलोमीटर दिखा सकते हैं। अब आते हैं सही गलत पर। इन वाक्यों को पढ़ना है और यहाँ पर सही या गलत का निशान लगाना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। यह वाक्य सही है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। यह वाक्य भी सही है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह वाक्य सही है। 6 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति बने। यह वाक्य गलत है, क्योंकि रॉबर्ट पियरी द्वितीय व्यक्ति नहीं, वो पहले व्यक्ति थे जो कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। प्रश्न 3 पे देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। तीसरा देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे दिन और रात बनते हैं। चौथा, सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। इसको हम 365 दिन और 1/4 दिन भी लिख सकते हैं।